हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टूडेंट्स उसी को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तो हमें ये डिस्कस करना है जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थे बी एन राव। कई बार अलग अलग एग्जाम में आया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो बी एन राव थे। उसके अलावा डिफरेंट कमिटीज बनाई गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ बनना था किसी भी कंट्री का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होगा, स्टेट के इशू हो गए, पावर से रिलेटेड चीजें होंगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, रूल्स से रिलेटेड चीजें हैं। तो फिर अलग अलग कमिटीज बनाई गई और अलग अलग कमिटीज को ना अलग अलग लोगों ने हेड करा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। उसके अलावा हमें ड्राफ्टिंग कमेटी के और भी मेंबर्स लिखने हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स और कौन थे। उससे पहले सारी कमिटीज लिखते हैं, फिर दोबारा से ड्राफ्टिंग कमेटी में आएंगे। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स कमेटी नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, सरदार पटेल फंडामेंटल राइट्स कमेटी, ठीक है। इस कमेटी का काम था फंडामेंटल राइट्स वगैरह डिस्कस करना। फंडामेंटल राइट्स हमने बिल ऑफ राइट्स जो यूएस से थे वहां से लिए थे, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके अलावा यूनियन पावर कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर होंगी उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे। उसके अलावा हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये कुछ कमिटीज हमने डिस्कस करी, और भी काफी सारी कमिटीज थी, लेकिन हमारे लिए केवल इतनी कमेटी ही सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस हमें ये देखना है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो तो बी आर अंबेडकर थे, ठीक है। बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, उन सारी चीजों को थोड़ा सा एक बार रिवीजन करिए, वीडियो को देखिए, बार बार नोट्स वगैरह बनाइए, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी हमने करा है ना एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है अपने पुराने वाले वीडियोज में, ठीक है। तो वो सारे वीडियोस वगैरह देखें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से हम प्रॉपर फिर एक इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर प्रीएम्बल वगैरह होगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। अभी तक तो हम केवल एक बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो आते हैं स्टूडेंट्स, हमें मेंबर्स देखना है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके मेंबर्स कौन थे। देखो मेंबर्स की बात करें, बी आर अंबेडकर तो मेंबर थे ही, उनका नाम बार बार क्यों लिखना, क्योंकि वो चेयरमैन थे बस, तो ये ध्यान रखना है। बी आर अंबेडकर नंबर 1, नंबर 2 के एम मुंशी, ठीक है। नंबर 3 ए के अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। नंबर 4 टी कृष्णमाचारी, ठीक है। टी कृष्णमाचारी इनिशियली थे नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के में नहीं थे, इन्होंने बेसिकली डीपी खेतान को रिप्लेस करा था। तो ये भी एग्जाम में आया है, रिप्लेस्ड डीपी खेतान। तो एग्जाम में ऐसा भी आया कि कौन इनिशियली ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं था, तो टी कृष्णमाचारी
जो है इनिशियली नहीं थे, एक और मेंबर हैं जो इनिशियली नहीं थे, बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनाए गए। उसके पीछे रीजन था डीपी खेतान जो है इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, डाइड इन 1948। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि इनिशियली ये थे नहीं, ठीक है। उसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। एनजी अयंगर, एनजी अयंगर, ठीक है, छठे मेंबर ये थे। उसके अलावा एनएम राव, एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस करा था, रिप्लेस्ड बीएल मित्तर को, रिप्लेस बीएल मित्तर, ठीक है। तो एक दो लोग इनिशियली ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, तो ये एग्जाम में कई बार आया है, तो ये आपको नोट डाउन करना है, अंडरलाइन कर लेनी है जब भी आप नोट्स बनाएं। तो ये दो इनिशियली नहीं थे, बाद में जुड़े हैं। और ऐसा भी आया है कि एनएम राव बाद में जब जुड़े थे किसको रिप्लेस करा था और किस वजह से रिप्लेस करा था। तो बीएल मित्तर जो है ये जो है अपनी खराब हेल्थ की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो रिजाइंड ड्यू टू इल हेल्थ, ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करे। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे और ये सारे मेंबर थे। दो मेंबर इनिशियली नहीं थे जिन्होंने डीपी खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी डीपी खेतान की 1948 में, और बीएल मित्तर जिनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनके बदले एमएन राव आए थे। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ही है। उसके अलावा जो फर्स्ट कैबिनेट थी फ्री इंडिया की, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, फ्री इंडिया 1947 की अगर हम बात करें, फ्री इंडिया, देखिए उस समय इलेक्शन तो हुए नहीं थे। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू पावर ट्रांसफर हो गई थी इंडिया को, और इंडिया दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है जब तक इलेक्शन नहीं होते इंडिया में तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, मतलब बिना इलेक्शन के। इंडिया में इलेक्शन सबसे पहली बार 1951-52 में हुए थे। तो पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर हम बोलेंगे तो 1952 में इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया में आई थी, उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्शन नहीं हुए थे। तो जो पहली कैबिनेट थी इंटरिम गवर्नमेंट की, उसमें पंडित नेहरू, या ऐसा लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, अफेयर मिनिस्टर, तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके अलावा लॉ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, बी आर अंबेडकर, अंबेडकर। उसके अलावा रेलवे मिनिस्टर की अगर हम बात करें, जॉन मथाई। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, आर के षणमुखन शेट्टी। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, सरदार बलदेव सिंह। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये हमने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर करे डिस्कस, इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में अलग अलग टाइम पर पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे लेकिन हमने केवल इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ही डिस्कस करें, ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल फ्लैग था इंडिया का, वो कब अडॉप्ट किया गया? तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, डेट भी एग्जाम में आई है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करा था। और आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने करा। तो नेशनल फ्लैग वाज डिजाइंड बाय
डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया, डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। ये जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो इन्होंने ये डिजाइन करा था नेशनल फ्लैग। तो इसको 22 जुलाई को एडॉप्ट करा था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एज ए नेशनल फ्लैग, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो नेशनल एंथम थी, नेशनल एंथम national anthem was adopted on 24th January 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 2 दिन पहले, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले हमने जो है नेशनल एंथम को जो है वो एडॉप्ट करा था, एक्सेप्ट करा था नेशनल एंथम को, ठीक है। अब ये जो नेशनल एंथम है ये लिखी किसने थी, ये, ठीक है, ये लिखी किसने थी नेशनल एंथम। देखिए ये जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी नेशनल एंथम, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इस नेशनल एंथम को, ऐसा भी एग्जाम में आया कि पहली बार इस नेशनल एंथम को कब गाया गया था, तो नेशनल एंथम को पहली बार, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम was sung on 27th December 1911 at कैलकाटा सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन था, तो पहली बार नेशनल एंथम को तब गाया गया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो इसको नेशनल एंथम एज अ, ये एक सॉन्ग था, उसको नेशनल एंथम ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि 1911 में जब ये गाया गया था तो एज अ सॉन्ग गाया गया था, एज अ नेशनल एंथम तो था नहीं। हमने तो नेशनल एंथम इसे एक्सेप्ट करा है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा है कि किस इंडिविजुअल लीडर ने इस सॉन्ग को एज ए नेशनल एंथम सेलेक्ट करा था। तो सुभाष चंद्र बोस जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1942 में, जर्मनी में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ये सेलेक्ट करा था कि ये हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए, ठीक है। तो सॉन्ग वाज सेलेक्टेड एज नेशनल एंथम बाय सुभाष चंद्र बोस in 1942 during visit of Germany। उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी हिटलर से मिलने गए थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि हिटलर जो थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो वहाँ डिस्कस करने के लिए कि अंग्रेजों को किस तरीके से इंडिया से भगाया जाए और कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमने डिस्कस करे। उसके अलावा बात करते हैं नेशनल सॉन्ग की भी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको नोट डाउन करने, ये सब एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करें तो हमारा नेशनल सॉन्ग, अच्छा नेशनल एंथम तो ये पता ही होगा, वो मैंने लिखा नहीं, वो हर किसी को मालूम रहता है, जनगण मन, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम जो है ये पोयम किसने लिखी है, वंदे मातरम पोयम। तो वंदे मातरम पोयम was written by बंकिम चंद्र चटर्जी in 1870s in his book आनंद मठ। तो एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है कि जो वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग किस बुक से लिया गया है, ठीक है। तो ये आनंद मठ बुक से लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और ये जो पोयम थी इसको सॉन्ग में कंपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस पोयम
was composed into song by R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार आए हैं। उसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस कर रहे थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कब से हुआ? वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन was adopted on 26th November 1949 and came into effect from 26th जनवरी 1950। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पहले कई बार आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए कितने सेशंस लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कितने सेशन की मीटिंग हुई थी। तो टोटल 11 सेशंस थे, 11 सेशंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो एक एग्जाम में आया हुआ कितने सेशंस थे? तो 11 सेशंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, कहीं पर स्टार करके आप लिख सकते हैं साइड में। ठीक है, अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स ने साइन कर दिया था, तो ये लागू तब से ही क्यों नहीं हुआ? ठीक है, और इस दिन को हम लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। तो ये 26 जनवरी से ही क्यों, 26 जनवरी का दिन ही क्यों चूज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे? तो रीजन समझ लेते हैं, रीजन फॉर चूजिंग 26 जनवरी, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हुआ क्या था कि दिसंबर 1929 में 1929 को लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था और उस समय जेएल नेहरू ने प्लेज ली थी, शपथ ली थी पूर्ण स्वराज की, कि हम अगले साल से 26 जनवरी, हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, तो हमें जो रीजन है वो नोट डाउन कर लेना है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आए। इन दिसंबर 1929 जेएल नेहरू took the pledge, जेएल नेहरू took the pledge, ठीक है, took the pledge to celebrate Independence Day on 26th January 1930, on 26th January 1930। ठीक है, और ये कौन सा था? लाहौर सेशन। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आया है कि कौन से सेशन में पंडित नेहरू ने प्लेज ली थी कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, तो लाहौर सेशन में दिसंबर 1929 में प्लेज ली थी पंडित नेहरू ने कि पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे अगले साल 26 जनवरी 1930 से। तो हर साल 26 जनवरी को ना इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा और तिरंगा लहराया जाने लगा। और जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो तो 15 अगस्त को मिली, तो अब 26 जनवरी का क्या करें? तो लेकिन 26 जनवरी को एक मेमोरेबल डे बनाना जरूरी था। सबको ऐसा, जितने भी ग्रेट लीडर्स थे, सबको ऐसा फील होता था कि मेमोरेबल डे मनाना है। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त को मिल चुकी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू 26 जनवरी से ही करेंगे, क्योंकि ये भी एक मेमोरेबल डे है। ठीक है, तो जिसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाते आए थे 1947 से पहले, वो फिर रिपब्लिक डे बन गया हमारा 1950 के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तब से लागू हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।